नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा, हाजिर हूं देश का सवाल लेकर। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट का विस्फोट होना शुरू हो गया है। कोरोना के केस में बढ़ोतरी हो रही है। तीसरी लहर का खतरा सिर पर है। सरकारें कोरोना कंट्रोल के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रही हैं। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू के साथ प्रतिबंध शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर के साथ गंभीर बीमारी वाले 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को प्रिकॉशन डोज का ऐलान कर दिया है। मकसद ये है कि दूसरी लहर जैसी तबाही देश न दिखे, लेकिन बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग वाली भीड़ डरा रही है। बाजारों, सड़कों, मॉल, पटरियों और सियासी रैलियों में भीड़ की लापरवाही से लग रहा है कि जल्द ही भयानक कोरोना का विस्फोट हो सकता है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आप मेरे साथ उसकी बात करना, इशू टू बेड की काउंट्स बताना, हमारे यहाँ की सुविधाओं को बताना, जल्दी आने वाले नेजल वैक्सीन के बारे में बताना और ये डीएनए वैक्सीन के बारे में बताना और टीके की उपलब्धता के बारे में बताना और इसका श्री गणेश 3 दिसंबर से करना और फ्रंट लाइन वर्कर के लिए 10 दिसंबर से करना 7 दिन के बाद। ये सब इस बात को दर्शाता है कि देश हमारा सीरियस है, हमारे प्रधानमंत्री जी सीरियस है और पब्लिक के सामने खुद आकर ये बात कह रहे हैं कि सावधान रहें, सतर्क रहें। उन्होंने बिल्कुल मास्क के बारे में साफ साफ अल्फाज में, साफ साफ शब्दों में कहा कि मास्क अवश्य लगाएं। उन्होंने हाथ धोने के बारे में कहा इतने सरल शब्दों में। इसका मतलब यह है कि इसकी अहमियत है, इसकी इंपॉर्टेंस है संक्रमण रोकने के लिए। इस शातिर वायरस का, इसमें हमको बहुत ज्यादा काम करना है। और अभी एक बात और बताना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने भी जिसका जिक्र किया है कि 60 साल प्लस वालों को भी हम प्रिकॉशनरी डोज दें, लेकिन ये डेल्टा वायरस जहां से ये म्यूटेशन उसके बाद शुरू हुआ है वो अभी मौजूद है, नंबर 1। और नंबर 2 जो है, ये ओमिक्रॉन के बाद क्या आने वाला है इसका किसी को ज्ञान नहीं है। व्हाट्स नेक्स्ट इज आल्सो ए बिग क्वेश्चन। सो अभी हमको 2 चीजों से निपटना है। ओमिक्रॉन के संक्रमण से पूरे विश्व में हमको जो खबरें आ रही हैं, हिंदुस्तान की खबरें उससे बहुत अच्छी हैं, लेकिन लापरवाही न बरते। नंबर 2, अभी डेल्टा गया नहीं है। नंबर 3, तीसरा इसका संस्करण कौन सा आएगा इसके बाद, डेल्टा और ओमिक्रॉन के बाद किससे निपटना पड़ेगा वो नहीं पता। तो इसमें सावधानी हटी और दुर्घटनाओं वाला अभी भी लागू होता है स्लोगन। और वो इसलिए लागू होता है क्योंकि हमें बहुत से लोगों को अभी फर्स्ट डोज देनी है, सेकंड डोज को पूरा करना है और बूस्टर डोज के लिए आगे आना है। उसमें बच्चों का जो उल्लेख किया गया है उसमें 12 साल से ऊपर के बच्चों को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया था। लेकिन कुछ लॉजिस्टिक इश्यूज हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए रोल ऑन किया गया है और जल्द ही ये छोटे बच्चों के लिए 12 से 15 साल और उससे भी छोटे बच्चों के लिए मुझे उम्मीद है और जल्दी ही 2022 में हमको टीका लगने को मिल जाएगा। ठीक है। पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली, आपने बहुत आसान शब्दों में एक बात कही। यहाँ पर सावधानी हटी, दुर्घटना घटी की बात है। यहाँ पर जो दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं, एक बात समझ लें, जो 4 पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं ये अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। और ये कोई बात कह रहे हैं, इशारों में कह रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं कि डॉक्टर या जो चिकित्सकीय सलाह दे रहा है वो डरा देता है। अगर ये डरा नहीं रहे हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से आप डरें। अभी फिलहाल के लिए इतना ज्यादा स्वच्छंद विचरण अच्छा नहीं है आपकी सेहत के लिए और देश की सेहत के लिए भी। डॉक्टर विवेक गुप्ता कार्डियो मेरे साथ इस वक्त अपोलो अस्पताल से भी कार्डियोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता, आपसे भी वही सवाल, समझाइए उन लोगों को, समझाइए वो लोग कोरोना के आंकड़ों के बढ़ते दौर के बीच में जो लापरवाही के आंकड़े बढ़ाने में लगे हुए हैं, उन लोगों को समझाइए कि कितना बड़ा खतरा है। मैं 2-3 बातें बताऊंगा, बहुत जरूरी बात है, बिना डराए हुए। देखिए, ऐसा है, जब हमला पर डेल्टा आया तो डेल्टा के पहले जब अप्रैल 2021 में चुनाव रैली हो रही थी, उस समय जिस हिसाब से अप्रैल, मई, जून और जुलाई के शुरुआत में खत्म हुआ, वो दैट वाज वेरी डिवास्टेटिंग डेल्टा वायरस विच वाज वेरिएंट ऑफ कंसर्न। अब 26 नवंबर को WHO ने ओमिक्रॉन को भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा। 2 बातें हैं, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। पॉजिटिव बात यह है कि ये इतना विरुलेंट नहीं है। 4 स्टडीज ने बताया है। मैंने 4 स्टडीज कौन कौन सी ये बताऊंगा, 1 मिनट समय दीजिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडीज हैं 4 स्टडी। सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी है अभी जो आई है यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की स्टडी। दूसरी स्टडी आई है जो अभी एडिनबरा की, और तीसरी है इंपीरियल कॉलेज की, और चौथी है साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की। तो ये चारों स्टडीज जो हैं इन्होंने बताया है कि ये इट इज नॉट कॉजिंग दैट मच हॉस्पिटलाइजेशन, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन कर रहा है। अगर फ्रांस का आंकड़ा कल का देख लें, अगर 90,000 केसेस आए हैं तो करीब 16,000 केसेस भर्ती भी हुए हैं।
अस्पतालों में डेथ नहीं हुई है। अगर किसी पेशेंट को भर्ती भी करना पड़ता है तो वहां के हेल्थ केयर सिस्टम में एक दिक्कत आती है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात यह है कि ओमिक्रॉन वायरस इज लेस विरुलेंट बट मोर कॉन्टिजियस, पूरे देश में आ रहा है। हमारे यहाँ बायोजेनिक एनालिसिस अगर हम कहते हैं 300 केस हुए हैं, 300 नहीं हुए हैं, हमारे यहाँ कम से कम 3000 केसेस होंगे, क्योंकि हम लोग बायोजेनिक एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं उतनी जितना कि और यूरोपियन कंट्रीज कर रहे हैं। तो व्हाट वी आर सेइंग इज वी आर ऑलरेडी फेसिंग अ ह्यूज ओमिक्रॉन। हमारे जो अगर देश का डेटा देखते हैं इस समय 5 से 7000 के बीच में है। एक हम डेटा पढ़ रहे थे विदाउट क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट इज डूइंग द बेस्ट जॉब। प्रधानमंत्री जी ने रोल आउट किया वैक्सीन का, यंग बच्चों में भी किया है, लेकिन हमारे टेस्टिंग अभी भी काफी कम है। हमारे टेस्टिंग जो बेस्ट टेस्टिंग हुई थी वो कोविड वेव 2 में हुई थी, वो थी 2 to 3 per 1000 पर्सन, जबकि अभी इस समय इंग्लैंड कर रहा है 16 से 20 per 1000। हमारे इस समय टेस्टिंग जो इस समय हो रही है प्रेवलेंट, एक हफ्ते पहले का डाटा 2-3 दिन पहले का ही है, वो है 0.3 per 1000, लेस देन 1। सो व्हाट आई मीन टू से कि हमारे यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं बट हमारे अस्पताल में इतने केसेस अभी नहीं आए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, मैं आता हूं डॉक्टर विवेक गुप्ता, आपके पास भी आता हूं। डॉक्टर अनिल गोयल भी मेरे साथ आईएमए के सेक्रेटरी के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं और वो भी बहुत नजदीकी इस पर निगाह रख रहे हैं। डॉक्टर अनिल गोयल, आपसे भी यही सवाल मेरा कि गंभीरता कितनी बड़ी है? क्या हम अभी उसी स्थिति में हैं जो सेकंड वेव के पहले थे, कि अभी हमारे पास एक्चुअल डाटाज है नहीं, अभी हम केवल हाथ पैर मार रहे हैं और उस हाथ पैर मारने के दौरान ही 472 लोग हमारे अभी संक्रमित आ चुके हैं? मानता कि हम लोग हाथ पैर मार रहे हैं। जैसे आपने कहा 472 पेशेंट्स के कितने एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होंगे समाज में, ये आप और हम लोग जानते हैं। मैं स्टैटिस्टिक्स में भी नहीं जाना चाहता, मैं सीधा बात ये करता हूँ कि हमारे यहाँ जो डिजीज है माइल्ड है, कब मॉडरेट हो जाएगी ये नहीं पता, कब किस मरीज को वो सीरियस हो जाएगी ये नहीं पता, क्योंकि इस पर डिपेंड करेगा कि वो कोमॉर्बिडिटी कितनी है, कि उस मरीज के कैंसर है, कोई डायबिटीज है क्या, लाइफस्टाइल डिजीज है क्या, इस तरह की कोई चीज है क्या। तो इस तरह से वो मॉर्बिडिटी उसकी बढ़ सकती है। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स अगर बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ मॉडरेट डिजीज के पेशेंट्स भी बढ़ जाएंगे। और चूंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो इसके लिए हम ये कह नहीं सकते कि हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ेगा। मोदी जी ने कल कहा कि ऑक्सीजन बेड बढ़ा दिए हैं, इस तरह से बेड्स की उन्होंने बात की, इसी को ध्यान में रखकर बात किया। मुझे लगता है सबसे पहले भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का। जी हाँ जी, मैं आपकी आवाज कट रही है, मैं एक बार फिर से आपके पास आता हूं। एसएमएस का बेसिकली पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का पालन करें। मैं लौट के आता हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो गया है। उमेश सहगल जी, माफी चाहता हूं, ब्रेक के बाद आता हूं और आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कोरोना के उस वेरिएंट की जिसको लेकर तमाम जगह अफरा तफरी है, दहशत भी है, क्योंकि ये वेरिएंट बहुत जल्दी संक्रमित कर रहा है। भारत में अभी एक हफ्ते पहले ही ये मामले 100 के करीब थे, आज 472 के करीब ये मामले पहुंच चुके हैं, यानी तेजी से ये आगे जा रहे हैं ये मामले। क्या जरूरत है, वजह क्या है? क्या यहां पर कोरोना अपने आंकड़े बढ़ा रहा है या लापरवाही अपने आंकड़े बढ़ा रही है? मेरे साथ बहुत खास मेहमान है। ब्रेक से पहले मैंने तीनों मेडिकल फ्रेटर्निटी के विशेषज्ञों से बात कर ली। अब मैं बात करता हूं उमेश सहगल साहब, जो कि पूर्व चीफ सेक्रेटरी रहे हैं दिल्ली के। सर, मैं आपसे बहुत ज्यादा तकनीकी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये जानता हूं कि आपका एक लंबा अनुभव रहा है जहां पर आपने प्रशासन को नजदीक से देखा है। मैं सिर्फ दूसरी लहर का जिक्र करूंगा। हम लॉजिस्टिक्स के मामले में कई बार फंसे, या तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो सिलेंडर नहीं है, दोनों चीजें हैं तो उन्हें पहुंचाने की दिक्कत है, कई एक ऐसी चीजें नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम एक ऐसे डर से मुकाबला कर रहे हैं जिसके बारे में अभी सब कुछ साफ नहीं पता है। क्या तैयारियां हमें करनी पड़ सकती हैं, क्या तैयारियां हमें करनी चाहिए? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि पहला एक्सपीरियंस जो था इतना खराब था कि उससे जो हमने लेसन लर्न कर लिए, अगर उनके ऊपर हम अमल कर दिया हमने, जिस तरह कहती हैं ऑक्सीजन की हर हॉस्पिटल में अरेंज कर दिया गया है या इतना अरेंज कर दिया गया है, सारा कुछ कर दिया गया है, तो इस समय ऑक्सीजन वगैरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे भी जहाँ तक डॉक्टरों की बात करिए तो वो यही कहते हैं कि डेल्टा की तरह इसमें हॉस्पिटलाइजेशन, आईसीयू वगैरह उतने हद तक नहीं होगी जितनी डेल्टा के टाइम पे हुई थी। अगर डेल्टा भी हमने थोड़ा बहुत हैंडल कर लिया था, बाद में बीच में फेल कर गए थे, तो अगर इसको तो हैंडल करने में कम से कम उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए
और उस पर कोई पैनिक नहीं फैलना चाहिए। पर नंबर बढ़ेंगे, ये आप देखिए यूरोप में क्या हाल है, अमेरिका में क्या हाल है, साउथ अफ्रीका में क्या हाल है। मगर ये भी देखिए कि अब पहले से कितना फर्क है। अब ये है कि इतने 60 से 60% से ऊपर लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं और 80-90% से ऊपर लोगों ने एक वैक्सीन ली है। और मेरे ख्याल अगले 10-15 दिन में सब लोगों को 2 वैक्सीन हो जाएंगी। अगर नहीं होती हैं तो गवर्नमेंट को इसको तेज करके कर देना चाहिए। तो इतना ज्यादा डर की बात नहीं है। नंबर 2, मास्क की जो आदत थी लोगों की खत्म हो रही है। ये थोड़ी ट्रेजेडी है कि पहले सारी लोग डर के मारे मास्क पहनते थे। अब मैं कहता हूँ डर के मारे नहीं पहने, मगर मास्क जरूर पहने, क्योंकि सिर्फ जुकाम भी अगर होता है तो मास्क उससे भी फैल जाने से बचाएगी। क्योंकि जुकाम, खांसी, गला खराब होना ये भी काफ़ी तकलीफदेह चीज़ें होती हैं। तो अगर इसमें यही होता है तो भी हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन भी मैं ये कह सकता हूँ कि 1 जनवरी अब 31 दिसंबर में फिर समस्या आएगी, जो आपको 24-25 दिसंबर में आई थी। उसके लिए अगर गवर्नमेंट चाहे तो 6 बजे के बाद ये मेट्रो सर्विसेज सस्पेंड कर दें और बस सर्विस भी बंद कर दें। बस सर्विस चलाएं, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज चलाएं जो हॉस्पिटल्स वगैरह में जा सकें। और ये भी अगर मेट्रो चलानी भी है तो इमरजेंसी सर्विसेज चलाएं जो सिर्फ हॉस्पिटल। आप कहना चाहते हैं कि हम अभी भी कैरेट या स्टिक, इधर कैरेट और स्टिक, ऐसी सोसाइटी अभी भी हम हैं? कैरेट और स्टिक, देखिए मैं तो कैरेट की ज्यादा बात करूंगा, मगर स्टिक बहुत जरूरी है। स्टिक के बगैर कुछ नहीं होगा। 2000 रुपये जुर्माना अगर लोगों को लगता रहेगा मास्क के ऊपर, अब अगर फिर सतर्क हो जाएगी सरकार और पुलिस तो लोगों में डर जरूर फैल जाएगा, लोग मास्क पहनेंगे। और डर से क्यों मास्क पहने, मैं तो कहता हूं अब आदत पड़ जानी चाहिए मास्क पहनने की। जब तक पूरी तरीके से 1-2 साल और ये शांति नहीं रहती, मास्क की आदत पड़ जानी चाहिए। अब घरों के अंदर भी आपको खिड़कियां खोल देनी चाहिए। कई चीज़ें डॉक्टर बता चुके हैं और कई दफ़ा ये रिपीट की जा चुकी हैं कि आप फ्रेश हवा को अंदर आने दीजिए। अंदर एयर, अब तो विंटर आ गई है, विंटर में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हाथ धोते रहिए। तो ये चीज़ें बार बार दोहराई गई हैं, तो अब कितनी दफ़ा और दोहराई जाएंगी। अब आपको स्ट्रिक्ट हो जाना पड़ेगा। आपको जिस तरह डेंगू के मामले में MCD वाले घरों में जाते हैं, जाके देखिए कि लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं कि नहीं। और बाहर सड़कों के ऊपर तो ज़रूर पाबंदी हो जानी चाहिए। और 31 दिसंबर को तो ज़रूर हो जानी चाहिए और काफ़ी ड्रास्टिक चेक लेना चाहिए। उससे एक मैसेज भी ठीक जाएगा पब्लिक को कि ये मामला सीरियस है, इतना सिंपल नहीं है जितना हम इसको समझ रहे हैं। और एक ऐसी करनी है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर 144 लगा दिया जाए थ्रू आउट द कंट्री, जिसमें 5 से ज़्यादा आदमी इकट्ठे होकर ना जा सकें, सिर्फ इलेक्शन टाइम पे थोड़ा सा उसका उनको चेंज करना पड़ेगा। नहीं, मैं तो आपके साथ हूं। आप 144 की बात कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं डॉक्टर मोहसिन वली का रुख करूं, मैं तो ये चाहूंगा कि ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से ये बात रखी है, इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। ये सारी रैलीज आप कीजिए, आप जनता तक पहुंचिए, ऑनलाइन पहुंचिए ना, और दूसरे तमाम चीजें अपनाइए। क्या जरूरत है उस भीड़ को इकट्ठा करने की जो बाद में खतरा बने? देखिए, इलेक्शन कमीशन को काफ़ी हद तक पता है। इलेक्शन कमीशन ने 3-4 इलेक्शंस पहले भी कोविड के टाइम पे कराई हैं जी। तो इतने एक्सपीरियंस है, हमें उम्मीद होनी चाहिए कि वो भी ऐसे तरीके से इलेक्शंस होल्ड करेंगे जिसमें कि कोविड का नुकसान ना हो। तो अगर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हम ही होंगे उनको बताने वाले, तो हम गलत हैं। इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट ने कहा है, हाई इलेक्शन ना भी कहती है हाई कोर्ट, तो इलेक्शन खुद उनको पता है कि ये सिचुएशन कंट्री में क्या हो रही है। अब इलेक्शंस पोस्टपोन करना, कैंसिल करना ये पॉसिबल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये एक बहुत ड्रास्टिक स्टेप है कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा दें क्योंकि इलेक्शन नहीं हो पाती। तो वो इलेक्शन गवर्नमेंट तब कर सकती है अगर इलेक्शन कमीशन कहती है ये कि आप ऐसा कर दीजिए, फिर तो सरकार शायद कंसिडर कर भी सकती है। तो अपनी तरफ से सरकार को ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए। ये बिल्कुल डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा कि आप इलेक्शन पोस्टपोन कर दीजिए और उसी गवर्नमेंट को चलने दीजिए। मैं भी आपके साथ हूं, सहगल साहब। मैं भी चाहता हूं संवैधानिक प्रक्रियाएं अपनी जगह बनी रहें, लेकिन एक मानसिक सोच होती है जो सबकी बेहतरी की बात करती है। वो बेहतरी मुझे कहने पर विवश करती है कि तमाम राजनीतिक दल क्यों नहीं एक हो जाते, इस तरह की रैलियों को इससे दूरी बना लें, क्योंकि लोग ठीक रहेंगे, वोट भी करेंगे अपनी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और आगे सत्ता भी जिसकी बननी होगी उसकी बनेगी। डॉक्टर मोहसिन अली, पद्मश्री मोहसिन अली
वली मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वली साहब, मुझे जितनी जानकारी है, और मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन कहा जा रहा है कि लोग समझते नहीं है वायरस के म्यूटेशन को, जो कि जाहिर सी बात है, लोग वायरस और उसके कहर कोई शायद समझते होंगे, लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस बार स्पाइक प्रोटीन के एरिया में जो वायरस ने म्यूटेट किया है वो इसके खतरनाक और संक्रमण करने की एक बड़ी वजह है। क्या वाकई ऐसा है, और अगर ऐसा है तो हम कितने बड़े खतरे के आसपास हैं? आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया है। ये बड़ा म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन का हुआ है, और स्पाइक प्रोटीन का जो कंपोजिशन होता है और उसमें छोटे छोटे अमाइनो एसिड की यूनिट होती हैं, उसमें 5563 तरह के जीनोमिक सीक्वेंसेस मैप आउट करके 60 कंट्रीज ने WHO को भेजे थे, जिसमें से हम बात कर रहे हैं 50 म्यूटेशंस की, जिसमें से हमने बात की है 32 म्यूटेशन की स्पाइक प्रोटीन के। लेकिन इसके अलावा इसमें ओमिक्रॉन में 2 बहुत ही खतरनाक म्यूटेशन हुए, जिसमें से तो एक है जो इसका एन बाइंडिंग डोमेन है, एन टर्मिनल जिसको कहते हैं, उसमें हुआ है, और उसमें 1 से ज्यादा म्यूटेशन हुआ है। इसके अलावा इसमें रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन होता है, उसमें हुआ है। इसके अलावा इसमें सबसे खतरनाक जो फ्यूरिन क्लीवेज साइट होती है, जिसकी वजह से हमने इसको वेपन का दर्जा दिया था, और बहुत इस पे डिस्कशन हुए थे पिछली बार जब एक रिसर्च आई थी, जो कि लैब में ही संभव है, उस वाले म्यूटेशन में भी इसमें म्यूटेशन हुआ है। तो ये अत्यंत खतरनाक बन गया है। और देखिए, जैसे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, आप अभी ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं, हिमाचल में भी ये पहुंच गया है। तो इतनी तेजी से फैलने वाला वायरस, इतनी तेजी से फैलता हुआ बाढ़ के पानी की तरह से, वेव की तरह से, नदी की तरह से, ये जिसका स्खलन हो रहा है, जो फैल रहा है, और हमारी जनता, मैं फिर भी कहूंगा, उमेश शेखर साहब का तजर्बा बोल रहा था, मैं बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था, इसमें ये दखल है नेचर को, जो हमारी रक्षा किए हुए डॉक्टर गुप्ता ने भी उसकी तरफ इशारा किया था। हम लोग कई चैनल्स पे रात से एक साथ भी बोल रहे हैं ये बातें, और इसमें जो आपकी चिंता है उससे मैं बिल्कुल 100% एग्री कर रहा हूं कि म्यूटेशन अभी और भी होंगे, और अभी हमने कहा भी था व्हाट नेक्स्ट, तो आगे क्या होने वाला है इसकी भविष्यवाणी ठीक है डॉक्टर वली, आगे क्या होगा हमें नहीं पता। सावधानी इज द गोल्डन वर्ड। सावधानी इसका गोल्डन वर्ड है, हमें सावधानी को नहीं छोड़ना होगा। डॉक्टर विवेक गुप्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता, अगर मैं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का जिक्र करूं तो मेरे पास अभी समय कम है, लेकिन फिर भी आपके जरिए 14 लाख मामलों का वो उनको डर सता रहा है। क्या वाकई ऐसी तस्वीर सामने आ सकती है? आपको लगता है आ रही है? देखिए, डॉक्टर पॉल ने, जो नीति आयोग के मेंबर हैं, सदस्य हैं, हमारे दोस्त भी हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही बोला है। उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने ये सोचा है कि ये 4 टाइम्स मोर कंटिजियस है। जब डेल्टा के उस समय हमारे पास केसेस आए थे, अगर उसको 4 टाइम्स कर देंगे तो 4 लाख केसेस पर डे हो रहे थे, तो 16 लाख हो जाता है। अगर 4 टाइम्स कंटिजियस है, ये पक्की बात है कि इट इज हाईली इन्फेक्टिव, लेकिन विरलेंस कम है, तो हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन उतनी नहीं हो। तो डॉक्टर पॉल की बात बिल्कुल सही है कि इतना केसेस हो सकते हैं, इसीलिए शायद हम लोग मास्क पहनने के लिए मजबूर हो जाए। वैक्सीनेशन इज ए प्रोटेक्शन, नॉट कंप्लीट प्रोटेक्शन इन ओमिक्रॉन वायरस। जिसमें कि एक चीज और बताना चाहता है, डॉक्टर वली ने बड़ा अच्छा समझाया है, 1700 स्पाइक प्रोटीन होती हैं पूरे इस वायरस कोविड-19 में, उससे 32 म्यूटेशन हुए इस ओमिक्रॉन में, और खास करके ऐसी जगह भी हुआ है जो कि इन्फेक्टिविटी बढ़ाता है, इसलिए ये ज्यादा इन्फेक्टिव है। तो हम 4 लाख का सीधे 16 लाख हो जाता है। अगर 4 लाख पर डे हो रहे हैं तो 16 लाख हो जाते हैं। लेकिन और खास करके वैक्सीन इज नॉट गिविंग दैट मच प्रोटेक्शन। तो इस बात को सोचते हुए डॉक्टर पॉल का अंदाज सही है, लेकिन अगर इतने केसेस होते हैं तो आपको टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी, तब पता लगेगा। अनलेस वी इंक्रीज रैंप अप टेस्ट, हमको पता ही लगेगा कितने केस हो रहे हैं। चलिए, तमाम दर्शकों को आप लोगों की राय के जरिए मेरा एक ही संदेश है, हालांकि मुझे ऐसा कहते हुए ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन आज जो वक्त है थोड़ा सा डर जाए चलेगा, क्योंकि देश बचाना है, सबकी सेहत बचानी है। थोड़ा सा प्रोटोकॉल का पालन कर लें। एक मास्क ना लगाने से आपकी बहादुरी साबित नहीं होती। सिर्फ एक मास्क लगाकर आप जाएंगे, आपसे बेहतर बहादुर कोई और नहीं, क्योंकि आप खुद को भी बचा रहे हैं, लोगों को भी बचा रहे हैं। आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो जानकारी आपने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दी। देश का सवाल में फिलहाल इतना ही। और अब ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपको बता दें, आज रात 9 बजे देखना ना भूलें ऑपरेशन जहर, लाखों जिंदगियों के लिए इंडिया न्यूज का बहुत बड़ा अभियान।